आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 3 को आरंभ करने वाले हैं और चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो चैप्टर है, उसमें बता रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। कितना चर वाला? दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा और उसका क्या होगा? युग्म मतलब जोड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो व्यापक रूप है, किसका व्यापक रूप था? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और रैखिक समीकरण यह क्यों है? क्योंकि इसका पावर कितना है? 1। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका पावर 1 होना चाहिए। रैखिक पावर कितना होना चाहिए? 1। इसमें जो पावर है, पावर इसका कितना है? 1 है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण हुआ। और ये जो चर है, कितना चर में है? दो चर में है। इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, इसलिए ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यदि इसी का जोड़ा लिया जाए, मतलब डबल लिया जाए, ऐसा समीकरण दो लिया जाए, दो गो समीकरण, उसे बोला जाएगा समीकरण युग्म। वो क्या हो जाएगा? युग्म मतलब जोड़ा हो जाएगा। मतलब एक में लगा दिए, एक 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 ये पहला वाला। यदि इसमें एक और दे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस प्रकार के दो समीकरण आ जाएगा। इसे बोला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे क्या बोला जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब परिभाषित भी कर सकते हैं। किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि दो चर में, कितना चर में? दो चर में दो रैखिक समीकरण, कितना? एक और दो। दो चर में दो रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम लोग परिभाषित किस प्रकार करेंगे कि बोलेंगे दो चर में, कितना चर में लेना है? दो चर में दो चर में दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण को, दो चर में दो रैखिक समीकरण को दो चर वाला, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। परिभाषा हो गए कि दो चर में, कितना चर में लेना है? दो चर में दो रैखिक समीकरण। इस प्रकार का कितना समीकरण लेंगे? दो समीकरण, एक और दो, दो समीकरण है। इस समीकरण को बोला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब क्या? जोड़ा है, ये दो समीकरण का जोड़ा है। कैसा समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग व्यापक रूप या मानक रूप बोल सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का मानक रूप, मतलब व्यापक रूप। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यही वाला होता है। क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब मानक रूप, और जिसको हम लोग व्यापक रूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यापक रूप। इसका जो व्यापक रूप होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको जो ग्राफ होगा, ग्राफ इसका तीन टाइप का हो सकता है। ग्राफ कितना प्रकार का होगा? तीन प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, हो सकता है कि ये दोनों का अगर ग्राफ खींचेंगे, दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो कट करेगा, एक बिंदु पर कट करेगा। हो सकता है ये कट नहीं करे और एक दूसरे के समांतर जाए, कट नहीं करे और क्या करे? एक दूसरे के समांतर जाए। ये हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ही रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए। इस प्रकार एगो समीकरण इस प्रकार गया और दूसरा समीकरण इसी पर आ गया, एक की लाइन पर डबल समीकरण हो गया।
इसे बोला जाएगा संपाती। और कट करेगा इस प्रकार का तो बोला जाएगा प्रतिच्छेदी। यदि एक दूसरे के समांतर होगा तो इसे बोलेंगे समांतर। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ 3 प्रकार का होगा। ग्राफ कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का ग्राफ। इसका ग्राफ 3 टाइप का होगा। कितना टाइप हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। नंबर एक में होगा प्रतिच्छेदी। नंबर एक में क्या होगा? प्रतिच्छेदी। एक तो ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है। प्रतिच्छेदी कहने का अर्थ किस प्रकार का? एक दूसरे को ऐसे कट करेगा, इस प्रकार का हो सकता है। या तो समांतर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? समांतर। एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा क्या हो सकता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे के एकदम पैरेलल होगा, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो प्रतिच्छेदी हो सकता है, समांतर हो सकता है, मतलब इस टाइप का जा सकता है, इस टाइप का जा सकता है, या तो एक दूसरे के ऊपर ही जाएगा, मतलब तीसरा क्या हो जाएगा? संपाती। एक दूसरे के ऊपर रहेगा, क्या बोलेंगे उसे? संपाती रेखाएं हो सकती है। संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में एक दूसरे के ऊपर रहेगा, दोनों रहेगा एक दूसरे के ऊपर, जस्ट ऊपर। हाँ, इस प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ को 3 प्रकार से देख सकते हैं। इसका ग्राफ 3 प्रकार का हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी हो सकता है, या तो समांतर हो सकता है, या तो संपाती हो सकता है। लेकिन प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा, संपाती क्या होगा, उसका भी एक कंडीशन होता है। उसका क्या होता है? कंडीशन तो शर्त होता है। किस शर्त से वो प्रतिच्छेदी होगा, वह कौन सा शर्त है जिसके अनुसार वह समांतर होगा, वह कौन सा शर्त है यदि कि वह संपाती होगा। तो शर्त में हम लोग क्या करेंगे? अनुपातों का तुलना करते हैं। किसका? अनुपातों का। x के गुणांक का, y के गुणांक का, और जो कांस्टेंट टर्म होता है c, उसका। तो a1 और a2 का तुलना करेंगे, अनुपात का। b1 बटे b2 करेंगे, c1 बटे c2 करेंगे, और उसका क्या करेंगे? तुलना करेंगे। मतलब 3 अनुपात निकाला जाएगा, a1 बाय a2 का, b1 बाय b2 का, और c1 बाय c2 का। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, इन तीनों अनुपातों को निकाला जाएगा। यदि तीनों अनुपातों में ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, शुरुआत में ऐसे क्रॉस कट लगा, मतलब कट गया, ये जो दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर शुरुआत में कट गया तो जो कंडीशन हो जाएगा वो प्रतिच्छेदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिच्छेदी का हो जाएगा। मतलब दोनों रेखा क्या करेगी? दूसरे को कट करेगी। यदि ये तो बराबर है, ये क्या है? बराबर है, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसे कट गया, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर था, लेकिन ये था किसी के बराबर नहीं निकला। एक किसी के बराबर निकले ना, इस कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं कटा, तीनों अनुपात एक दूसरे के इक्वल हुआ, तीनों अनुपात एक दूसरे के इक्वल हुआ, मतलब बराबर हुआ, एक कंडीशन हो जाएगा संपाती का। किसका हो जाएगा? संपाती का। तो चलिए हम लोग शब्द के लिए कंडीशन लिख लेते हैं, हमारे शर्त लिख लेते हैं। पहला, समांतर प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शब्द। हम लोग शब्द के लिए कंडीशन लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त क्या होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए यही शर्त होगा कि शुरुआत में कटिंग होगा, जैसे a1 बाय a2 है, और यहाँ पर कट हो गया, और यहाँ पर लिखा गया है b1 बाय b2। इससे आगे कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। इससे आगे कुछ भी हो जाए उससे लेना देना नहीं है, बराबर हो चाहे बराबर में हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यकीन, यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, ये जो शब्द हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा किसका? प्रतिच्छेदी का। किसका शब्द है? प्रतिच्छेदी का। प्रतिच्छेदी में a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। अब इस कंडीशन में इसका हल कितना होगा, हलों का संख्या कितना होगा? तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को कट करेगा। ग्राफ जो है, ग्राफ कितना जगह कट करेगा? एक जगह कट करेगा।
जब एक जगह कट करेगा तो दोनों कॉमन पॉइंट कितना होगा, एक ही होगा ना। दोनों में कॉमन पॉइंट कितना है, एक है। तो कॉमन पॉइंट एक होगा, मतलब जितना जगह कट करेगा उतना उसका हल निकलेगा। तो कितना जगह कट किया, एक जगह। इसकी हलों की संख्या होती है एक। इसके हलों की संख्या कितना होता है, एक। तो प्रतिच्छेदी का जो हल होता है, हल होगा अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय। अद्वितीय कहने का अर्थ है केवल एक। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, केवल एक। तो प्रतिच्छेदी का जो हल निकलेगा अद्वितीय निकलेगा, मतलब केवल एक हल निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी का कितना हल निकाल सकते हैं, केवल एक हल। अब दूसरा जो है, दूसरा है समांतर रेखा। इसका समांतर, चलिए अब देख लेते हैं समांतर रेखाओं के लिए शर्त। समांतर रेखाओं के लिए शर्त। समांतर रेखा का यही शर्त है कि शुरुआत में तो इक्वल रहेगा, लेकिन लास्ट में जाकर कट जाएगा। मतलब a1/a2 रहेगा, a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। यहाँ पाके कट हो जाएगा। शुरुआत में तो बराबर था, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन किसका, समांतर रेखाओं के लिए। यदि इस प्रकार का कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है तो कह सकते हैं कि रेखा का वो जो उसका समीकरण का जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा ग्राफ आएगा, समांतर आएगा। इस टाइप का बात रहेगा तो उसका जो ग्राफ आएगा किस टाइप का आएगा, समांतर रेखाएं आएगी। जब मान लीजिए समांतर रेखा आएगा, इस प्रकार का रेखा आएगा, जब समांतर रेखा आएगा तो क्या एक दूसरे को कभी कट करेगा, नहीं कट करेगा। कट ही नहीं करेगा। जब एक दूसरे को काटेगा नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका जो होता है कोई हल नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हल में बोल सकते हैं, हल में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका जो होने वाला कोई हल नहीं निकलेगा, एक को हल नहीं निकलेगा, एक भी हल नहीं निकलेगा। अब दो तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन संपाति के लिए। किसके लिए है, संपाति के लिए। अब चलिए हम लोग संपाति के लिए कंडीशन देख लेते हैं। संपाति के लिए शर्त। और देखिए संपाति के लिए शर्त क्या रहेगा, संपाति के लिए सब एक दूसरे के इक्वल, सब अनुपात क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल। इसमें जो रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन किसका है, संपाति का। मगर मतलब इस प्रकार की यदि कंडीशन आ रहा है, इस प्रकार का कंडीशन आ रहा है, सब अनुपात एक दूसरे के इक्वल है, मतलब बराबर में है, तब जो ग्राफ होगा, ग्राफ संपाति होगा। कैसा होगा, संपाति होगा। जब मान लीजिए ग्राफ संपाति होगा, इस टाइप का होगा। संपाति में दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा, मतलब पूरा का पूरा लाइन में का बिंदु कॉमन आ जाएगा, यही ना। तो एक लाइन में कितना बिंदु होता है, अनंत बिंदु। लाइन जो होता है, मतलब रेखा जो होता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। इस प्रकार इसका जो हल निकलने वाला है अनंत निकलेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट कितना है, अनंत है। इसके हलों की संख्या, हल जो निकलेगा अनंत हल, मतलब अनगिनत। कितना निकलेगा, अनगिनत। या हम लोग अनंत बोल सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो संपाति का जो हल निकलेगा अनगिनत निकलेगा, कहने का मतलब अर्थ है अनंत हल निकलेगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अनगिनत बोलिए, अनंत बोलिए, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोलिए, सब बात क्या है, एक ही है। तो संपाति का अनंत हल निकलेगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। समांतर का कोई भी हल नहीं निकलेगा। और प्रतिच्छेदी का क्या निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा, जिसको बोला जाएगा अद्वितीय हल। अब चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं संगत तथा असंगत युग्म। संगत तथा असंगत युग्म। संगत मतलब क्या होता है, अविरोधी। संगत मतलब क्या होता है, अविरोधी। तथा असंगत मतलब क्या होता है, विरोधी। असंगत मतलब विरोधी युग्म। कौन कौन सा संगत युग्म होगा, कौन कौन सा असंगत युग्म होगा, किन में से, तीन रेखाओं में से। कौन कौन रेखा,
समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती। इन तीनों रेखाओं में कौन युग्म संगत होगा, कौन युग्म असंगत होगा। तो संगत युग्म को उस प्रकार डिफाइन करेंगे जिसका हल हो, जिस रैखिक समीकरण का हल हो उसे बोलते हैं संगत युग्म। उसे क्या बोला जाएगा, संगत युग्म। यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं हो सकता है तो उसे बोलेंगे असंगत युग्म। उसे क्या बोलेंगे, असंगत युग्म। बोल सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं हो उसे बोलेंगे असंगत, और जिसका हल हो उसे बोलेंगे संगत। इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल हो उसे समीकरण का संगत युग्म कहते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा, उसे समीकरण का संगत युग्म। उसे क्या बोलते हैं, समीकरण कौन सा युग्म है, संगत युग्म। जैसे बोलिए प्रतिच्छेदी का हल हम लोग निकाल सकते हैं, क्या समांतर का निकाल सकते हैं, नहीं। समांतर का एक भी हल नहीं होता, तो किसका हल होता है, प्रतिच्छेदी का और संपाती का। इन्हीं दोनों रेखाओं का हल होता है, बाकी बात जो समांतर बच गया उसका हल नहीं होता है। तो इसमें संगत युग्म में कौन कौन आएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती। इसमें कौन कौन सा आएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती। अच्छा, दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म, अब है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल संभव नहीं हो, मतलब जिसका ऐसे लिख देते हैं, जिसका कोई हल नहीं हो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो उसे बोलेंगे असंगत युग्म। उसे असंगत युग्म कहते हैं। जिसका हल नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे बोले समांतर का कोई भी हल नहीं होता है, इसलिए समांतर जो रेखा होगा वो कैसा युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। समांतर रेखाएं कैसा युग्म होगा, असंगत। इसमें हम लोग असंगत को बोल सकते हैं, असंगत मतलब विरोधी, और संगत मतलब अविरोधी। संगत मतलब अविरोधी युग्म और असंगत मतलब क्या होता है, विरोधी युग्म। इन बातों को ध्यान से में रखना है। इसके बाद चलिए किसका मतलब किस कंडीशन में युग्म संगत होगा, किस कंडीशन में रैखिक समीकरण होगा असंगत होगा, उसको देख लेते हैं। अब चलिए स्टार पॉइंट, हच पॉइंट मार देते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार का स्थिति है, a1 by a2 है, डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। इस प्रकार की स्थिति, कैसा स्थिति है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब ये जो स्थिति है, ये जो शर्त है, किसका शर्त है, प्रतिच्छेदी का। किसका है, प्रतिच्छेदी का। मतलब इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ये जो युग्म होगा कैसा युग्म होगा, संगत, क्योंकि इसका हल होता है, इसलिए यह हो जाएगा संगत, या क्या होगा, संगत। तो बोल सकते हैं इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत, इसका हल होता है। दूसरा शब्द क्या होता है, a1 by a2
इक्वल टू था V1/V2 और रेजल्ट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, ये जो स्थिति है इसके लिए सब है समांतर के लिए है A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू C1/C2। ये जो शर्त है किसका शर्त है, समांतर का। जब ये जो समांतर का शर्त है तो समांतर का क्या कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, समांतर का कोई भी हल नहीं होता है। इसका जो होगा इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। कैसा होगा, असंगत, क्योंकि असंगत में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता है। ये जो रैखिक समीकरण युग्म कहता है असंगत है, तो बोल सकते हैं कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत। अब देखिए थर्ड नंबर का शर्त, और इसमें जो था ये था A1/A2 इक्वल टू B1/V2 और इक्वल टू C1/C2। मतलब सब क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर, सब अनुपात क्या रहेगा, दूसरे के बराबर। और ये जो शर्त है ये किसका शर्त है, ये तो बोलेंगे संपाति का शर्त है। किसका शर्त है, संपाति का। क्या संपाति का हल होता है, हाँ होता है। कितना हल होता है, अनगिनत। संपाति का हल होता है, इसलिए यह जो होगा यह संगत युग्म होगा। कैसा युग्म होगा, संगत युग्म। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत युग्म, संगत और साथ में आश्रित। इसके साथ साथ क्या होता है, आश्रित होता है। अब देखिए संगत तो बोले, संगत मतलब इसका हल तो होता है। अब इसके साथ साथ आश्रित, आश्रित मतलब क्या, डिपेंडेंट। आश्रित मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। क्या, जो संपाती रेखा होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर होता है, इसे इसका वजह आश्रित। मतलब एक जो रेखा दूसरे रेखा पर आश्रित है, एक ही पर दोनों रेखा है, इसलिए इस युग्म को हम लोग आश्रित युग्म बोल सकते हैं। क्या बोला जाएगा, आश्रित युग्म, क्योंकि ये क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए ये जो होगा आश्रित युग्म होगा, संगत युग्म के साथ साथ आश्रित युग्म। तो संपाती रेखाओं का जो युग्म है कैसा युग्म होगा, संगत और साथ में आश्रित होगा। तो चलिए यहां तक हम लोग देख लिए। अब जो समीकरण को सोल्व करने का बात आएगा, तो समीकरण को सोल्व करने का हम लोग दो विधि जानेंगे। समीकरण को सोल्व करने का दो विधि। समीकरण है कोई भी, कैसा समीकरण है, a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है। इसका जो हल करेंगे, इसका हल करने में दो विधि देखा जाएगा। कितना विधि देखा जाएगा, दो विधि। एक तो होगा ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा होगा बीजगणितीय विधि। हल करने का दो मेथड यहाँ पे होगा, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो इस मतलब हल करने का, समीकरण युग्मों को हल करने का दो विधि देखा जाएगा। एक तो होगा ग्राफीय विधि और दूसरा होगा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में तो ग्राफ ही खींचा जाएगा, लेकिन बीजगणितीय विधि में भी हम लोग तीन विधि पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि में कितना विधि पढ़ेंगे, तीन विधि। विधि का नाम क्या है, नंबर एक में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन। नंबर दो में होगा विलोपन, नंबर दो में होगा विलोपन, और नंबर जो तीन होगा, नंबर तीन में होगा वज्र गुणन। तो
समीकरण युग्म को हल करने का दो मेथड होता है, ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय में हम लोग तीन विधि को जानेंगे। कितना विधि? तीन विधि, जिसमें नंबर एक होगा प्रतिस्थापन, नंबर दो होगा विलोपन, और नंबर तीन में होगा वर्गीकरण। अब चलिए, इसी के साथ हमारा जो लेक्चर होता है यही होगा समाप्त, क्योंकि हमारा अब थ्योरी मतलब बेसिक नॉलेज खत्म हो चुका है। अब इतना चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बस इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। थ्योरी रहेगा तो थोड़ा चैप्टर बनाने में आसान होता है। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।